वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी है ना, उसके चैप्टर नंबर 5 को देख रहे होंगे। हेडिंग आप देख सकते हैं, चेंजेस अराउंड फिजिकल एंड केमिकल्स। ठीक है, तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बेसिकली बात की गई है, जैसे बर्फ का पानी बन जाना हुआ, लोहे के ऊपर जंग का लगना हुआ, दूध हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है, या कागज वगैरह जल गया। तो इन सारी चीजों में आप देखेंगे क्या सिमिलरिटीज है, इन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो केवल वस्तुओं के आकार में, उनके रंग में, उनकी अवस्था बस चेंज होती है, बल्कि और साथ ही कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो जिसमें केवल आपके फिजिकल फॉर्म में चेंजेस आए उनको हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। और जहां पर कोई नया केमिकल फॉर्म हुआ, ठीक है, वहां पर हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इन्हीं सारी चीजों को इस चैप्टर में बताया गया है, और ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे होंगे बस आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो पहले चैप्टर पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चेंजेस, जैसे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो भाई साइज वगैरह में आप देखेंगे चेंजेस हो जाते हैं, शेप में हो जाता है, स्मेल, कोई सी भी चीज सड़ने लगती है, खाना बहुत समय तक आप फ्रिज के बाहर निकाल करके रखिए तो क्या होगा, सड़ने लगेगा, वो सड़ेगा, स्मेल आएगा। ठीक है, साइज में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ताजा आप किसी पत्ती को लीजिए, ठीक है, लीफ को लीजिए, और उसको आप सम टाइम आप देखेंगे ना कि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल गया, और तब वो चीज जो है वो काफी छोटी सी हो जाती है। ठीक है, तो शेप और साइज में चेंजेस हो गया, या स्मेल में चेंजेस हो गया, या अदर प्रॉपर्टीज में आपको सब्सटेंसेस के चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन चेंजेस को हम कैसे विजुअलाइज कर पाते हैं, तो साइट या तो देख करके, या तो स्मेल करके। अगर कोई फूड आइटम आपका खराब हो गया तो वो बुरा स्मेल करेगा, फाउली स्मेल करेगा, या टच वगैरह के थ्रू भी हम लोग चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, या हियरिंग वगैरह के थ्रू, या टेस्ट वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ खास नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है चौक पीस पाउडर की। ठीक है, इसमें बात किया गया है कि भैया जो भी आपको सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली वो तीन ही स्टेजेस में होते हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैसेस। ठीक है, मेरा शॉर्ट जैसे सॉलिड हो गया, जो वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं, वाटर से याद आया, आई शुड हैव अ सिप। ठीक है, तो वो लिक्विड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथ करते हैं वो क्या होता है, वो आपको गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रखा है कि ऐसे चेंजेस जिसमें कोई सा भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, कुछ भी नया पदार्थ नहीं बना, सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। दो चीजें सीखेंगे कि भैया अगर कोई नया सब्सटेंस, और नया सब्सटेंस मतलब वो केमिकली डिसाइड होगा कि वो नया सब्सटेंस है कि नहीं, अगर फॉर्म नहीं हो रहा है पूरे प्रोसेस में, केवल फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या जानेंगे, शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हो गया, हो सकता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। आइस जमा करके हम लोग रखते हैं, फ्रिज से बाहर निकालिए, धीरे धीरे वो मेल्ट करके क्या हो जाएगा, वो आपको वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हीट करिए, वो वेपराइज होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान देंगे ना कि अगर शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, तो दैट मीन डेंसिटी में भी चेंजेस आएंगे। तो डेंसिटी में भी जो चेंजेस हुआ ना, वो फिजिकल चेंज ही हुआ। इस चीज को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। change in density is a physical change। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट यू शुड नो। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस मतलब कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगले पेज में देखिए क्या लिख रखा है, बोल रहा है कि ब्लो करिए लाइम वाटर में, आप ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल। जब हम लोग लाइम वाटर में क्या करते हैं ना कि एयर को ब्लो करते हैं तो वो बबल क्रिएट होता है, और साथ साथ क्या होता है कि जो लाइम वाटर का कलर है वो चेंज हो जाता है मिल्की या फिर क्लाउडी। ठीक है, मिल्क के कलर का व्हाइट कलर में वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को लीव आउट कर दे फॉर सम टाइम, एक नया सब्सटेंस सेटल हो जाता है बॉटम में। ठीक है, बॉटम ऑफ द ग्लास आपको टम्बलर, और वो इंडिकेट करता है कि कुछ नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस चीज है कि लाइम वाटर था, उसमें बॉटम पे कुछ भी एक्यूमुलेटेड, कुछ भी जमा नहीं था, बट इस प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कि बॉटम पे कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, और एक्यूमुलेट हो रहा है मतलब समझेंगे कि वो वाटर में सॉल्व नहीं हो रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिनमें कि एक या दूसरे अलग अलग सब्सटेंसेस क्रिएट हो रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंजेस।
न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो नए अगर केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पर कहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर इन्वॉल्व हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जो हम लोगों ने क्या किया, ब्रीद आउट किया, जो एक्सहेल किया, और ये भी हम लोगों ने बात किया हुआ है कि ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होता है वो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और यही हम लोग इनहेल करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन वगैरह इनहेल नहीं करते, हम लोग एयर इनहेल करते हैं। हमारे नॉइज में कोई सा भी ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है ना जो इस चीज को रेक्टिफाई कर दे कि हाँ भाई ऑक्सीजन तुम हो तो अंदर आओ और नाइट्रोजन हो तो अंदर मत आओ, ठीक है। और फिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो हम लोग एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो 0% था, मतलब 1% से कम था, वो जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो लगभग 4 से 5% हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन 21% था ये 16-17% हो जाता है। तो अभी भी जो हम लोग एक्सेल करते हैं और नाइट्रोजन जैसा हम लोग लेते हैं वही नाइट्रोजन ऐसा बाहर भी निकल आता है, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने सीखा कि भैया जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो भाई एयर 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन, और जब एक्सेल करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन है वो 4 से 5% और ऑक्सीजन 16 से लेकर 17%, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीद आउट एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर भले लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर हम लोग एक्सेल करते हैं, जो श्वास बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, 4 से 5% ही होता है, ठीक है। तो ये जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एक नया व्हाइट कलर्ड ये सब्सटेंस को फॉर्म कर दिया, और वो नया सब्सटेंस कौन सा था? वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या समझना है अपने को? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब समझना है CaCO3, ठीक है। अब इसके यूजेस अगर आपको देखने हैं तो मार्बल में देख लीजिए, जो संगमरमर होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एग सेल में देख लीजिए, ठीक है। कोरल रीफ वगैरह में देख लीजिए, ये सब के सब एग्जाम में पूछते हैं कि मार्बल बेसिकली क्या होता है भैया, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अतिरिक्त जो चौक हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या होता है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो एग का सेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कोरल रीफ का जो कॉलोनीज होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, आपको दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस बॉटम पे जाकर के डिपोजिट हो रहा है वो क्लियरली हम लोग को विजिबल है, दैट मींस कि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। इस चीज को नोट डाउन करेंगे, दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल होता तो पानी में घुल गया होता, हम लोगों को कभी दिखता ही नहीं। और साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, वही लिख रखा है कि भैया इसको केमिकली कैसे दिखाया जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट क्लास में उन्होंने फॉर्मूला वगैरह बात किया हुआ है, प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड, ये जब दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर आपको मिलता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखेंगे ये इनसॉल्यूबल होता है, तभी हम लोगों को दिखता है, ठीक है। तो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की, अगर कहीं पे भी जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में चेंज हो रहा है तो उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त विनेगर वगैरह हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। विनेगर या लेमन जूस को लेने के लिए बोल रहा है, और उसमें बोल रहा है कि आप बेकिंग सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको एक बार आप एक साथ रिएक्ट करवाइए, और उसमें आप देखेंगे कि फिजिंग बबलिंग आपको साउंड देखने को मिलेगा और बबल फॉर्म मिल रहे होंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में उन्होंने क्या बात किया है कि विनेगर मतलब क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, लेकिन कैसा? कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड नहीं होता है। जैसा आपको जरूरत हो, 4%, 5%, 6%, 8%, इस तरीके से एसिटिक एसिड का कंपोजिशन होता है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि भैया जो विनेगर होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। अब वो पूछेंगे कि भैया एसिटिक एसिड की जगह एक नया शब्द दे देंगे, एसिटिक एसिड को और क्या बोलते हैं? तो इथानोइक एसिड बोलते हैं। दैट ऑल्सो यू शुड कीप दैट इन माइंड, दैट ऑल्सो यू शुड राइट डाउन, ठीक है। तो विनेगर या लेमन सोडा लीजिए, उसको बेकिंग सोडा के साथ क्या करवाइए? रिएक्ट करवाइए। लास्ट क्लास में याद है हम लोगों ने बात किया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोजन इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा होगा ना कि फिजिंग साउंड आएगा, ठीक है, हिसिंग साउंड आएगा और बबल फॉर्म होंगे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज गैस वहां पर एक फॉर्म हो रहा है विच इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो नया सब्सटेंस चूंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड बना और हम लोगों ने बात किया कि कहीं पे भी केमिकली कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, विनेगर और बेकिंग सोडा को आपने रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और अदर सब्सटेंसेस मिले, तो दैट मीन्स कि ये फिर क्या हो गया, ये आपको एक केमिकल रिएक्शन हुआ या केमिकल चेंज हुआ सिंपली। ठीक है, रस्टिंग, लास्ट क्लास में भी उन्होंने बात किया हुआ है रस्टिंग वगैरह के बारे में। तो रस्टिंग क्या होता है, ये रस्टिंग कुछ नहीं होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है। ठीक है, और अगर आपको रस्टिंग से आयरन को बचाना है तो आपको क्या करना होता है, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। और गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि जिंक का एक कोटिंग अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, और रीजन क्या है, और क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर आप पेंटिंग कर दो, उसके ऊपर आप ऑयलिंग कर दो या ग्रीजिंग कर दो। इन तीनों प्रोसेस से भी क्या होगा कि जो एयर होगा उसके साथ कांटेक्ट में वो नहीं आ पाएगा, एंड दैट मींस कि आपका जो भी आयरन का स्ट्रक्चर होगा वो बच जाएगा। ठीक है, रस्टिंग क्यों हम लोगों के लिए खतरनाक होता है, बिकॉज रस्टिंग के साथ क्या होगा ना कि लेट्स से कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ Fe आयरन को कहीं पे प्लेस कर रखा है, अब बार बार ये आयरन ऑक्साइड बनाते रहेगा और ये क्या होगा कि बड़ा ही कमजोर सा आउटर स्ट्रक्चर होता जाएगा, ये झरझर के गिरते रहेगा। तो गिरते रहेगा तो पता चला कि अगली बार रस्टिंग के कारण ये टॉप लेयर गायब हो गया, उसके अगले बार ये टॉप लेयर जो बचा वो गायब हुआ, ये गायब हुआ, और ऐसे करके जो भी आपका आयरन का स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगले में देखिए क्या लिख रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इस एक्सपेरिमेंट को इन लोगों ने पिछले क्लासेस में भी दिखा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अगर मैग्नीशियम के रिबन को आप बर्न करेंगे तो बर्न करने से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और चूंकि नया एक आपको सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये भी अपने आप में केमिकल चेंज होगा। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका कलर व्हाइट होता है, प्लस हीट प्लस लाइट आपको प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ कि आपको ये भी कैसा हो गया, तो ये भी केमिकल सब्सटेंसेस हुआ। अगला देखिए, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कॉम्बसन रिएक्शन, जहां पे भी कुछ जल वल रहा है ना, ठीक है, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बस्टाइबल सब्सटेंसेस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें आप, जिनके पास अगर आप हीट वगैरह को लेकर के आएंगे, अगर आप वहां पर टेम्परेचर राइज करेंगे, अगर कोई फायर वगैरह के वहां पे सोर्स को प्लेस करेंगे तो फिर वहां पर आग लगेगा। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होंगे जो कॉम्बस्टिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर के पास आप आग ले आकर के रख दीजिए, ठीक है, तो वो जलेगा नहीं। ठीक है, ये हो सकता है कि ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर क्या हो कि बढ़े और फिर वो क्या हो कि चीजें वेपराइज हो जाए, लेकिन वो अपने आप में ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर एक कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि दो कैंडल लीजिए, एक कैंडल को क्या करिए कि कवर कर दीजिए, एक को कवर मत करिए, जो कवर नहीं किया हुआ है वो कंटिन्यूअसली जलते रहेगा, और जिसको आपने कवर करके रखा हुआ था उस लिमिटेड एरिया में जितना भी ऑक्सीजन का सप्लाई था, वो ऑक्सीजन का सप्लाई जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वो आपका कैंडल क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड कंटिन्यू टू बर्न। ठीक है, जिसको आपने कवर नहीं किया वो जलते रह गया, जबकि जिस कैंडल को आपने कवर कर रखा था किसी चैम्बर वगैरह से, किसी क्लोज कॉन्फाइंड स्ट्रक्चर में उसको रख रखा था, वहां का ऑक्सीजन O2 जैसे समाप्त हुआ, वो बर्निंग का प्रोसेस वहां पर रुक जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है, और रीजन वही बता रखा है कि कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बर डज नॉट हैव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर, और एयर का नहीं मिलना मतलब ऑक्सीजन का नहीं मिलना, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स कि जो गैस जो कंबशन को सपोर्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन है, वो नहीं मिला, दैट मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन तो हम लोगों को मिला कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्सन, अगर किसी आदमी के कपड़ों वगैरह में आग लग जाए तो क्या बेस्ट तरीका होता है। पहला तरीका तो ये हुआ कि ब्लैंकेट या क्लॉथ को उस आदमी के इर्द गिर्द बहुत क्लोजली क्या कर दीजिए कि आप उस आदमी को लपेट दीजिए, रैप कर दीजिए। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म होगा, दैट मीन्स कि वहां पर आपको कभी भी वहां पे आग वाग नहीं जल पाएगा। ठीक है,
इसीलिए बोला जाता है ना कि जब सिलेंडर वगैरह में आग लगता है ना, तो जहां से वो गैस लीक कर रहा है ना, बस उस जगह को आपने एक बार प्रेस कर दिया ना, उस जगह को बंद कर दिया ना, तो एक्चुअल में कॉम्बसन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो रहा है। वहां पर अगर आपने ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ किया, चीजें आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी, आपकी आग रुक जाएगी। ठीक है। अगला लिख रखा है कि सिंथेटिक ब्लैंकेट या क्लॉथ को कभी भी ऐसे सिचुएशन में मत यूज करिए, बिकॉज ये जो ब्लैंकेट्स होते हैं, ये जो कपड़े होते हैं, वो मेल्ट कर जाते हैं और साथ साथ स्किन में परमानेंटली हो सकता है कि वो स्टिक कर जाए, वो फंसे हुए रह जाए। ठीक है। अगला देखिए क्या लिख रखा है, जुगनुओं के बारे में हम लोग सारे लोग जानते हैं। फायर फ्लाइज के बारे में क्या करते हैं ये लोग, तो लाइट को इमिट करते हैं लेट इवनिंग में। ठीक है। अब जो ये लाइट को इमिट करते हैं, ये किस प्रोसेस के कारण होता है, तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस के कारण होता है, इसको जानेंगे। और दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट, यहाँ पर लाइट ही प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो जुगनू को खुद जला करके खत्म कर देगा। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। अब इस चीज को कैसे आप एग्जाम में पूछेंगे, वो बोलेंगे कि जब फायर फ्लाइज आपको क्या करते हैं कि आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो साथ में हीट भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं सर, हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगला फिर देखेंगे क्या लिख रखा है, वही लिखा है कि कंबस्टेबल सब्सटेंस के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी चाहिए होगा कंबशन के प्रोसेस को कैरी करने के लिए। ठीक है। ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, थोड़ी ही देर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला देखिए क्या लिख रखा है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि कोई से भी सब्सटेंस में आग लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। अब जो मैच स्टिक हम लोग यूज करते हैं किसी भी जगह पे आग लगाने के लिए, उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा हाई होता है ना, कि वो क्या करेगा कि दैट वाज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर एंड इट कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। दो चीजें जानेंगे, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस में आग लगता है। और जब लोग माचिस यूज करते हैं ना, तो उसके नॉड पे, उसके टॉप पे इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होता है, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि उन चीजों में आग वगैरह लग जाती है। ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि कॉम्बसन के प्रोसेस के लिए बेसिकली अब तीन चीजें चाहिए। एक तो कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस चाहिए जिसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। अगर वाटर है तो वो फ्यूल का काम नहीं करेगा। ठीक है। पेट्रोल है तो वो कर देगा। ठीक है। उसके अतिरिक्त ऑक्सीजन चाहिए होता है कंबसन के लिए, इस चीज को जानेंगे। और साथ साथ हीट चाहिए होता है, इतना कम से कम हीट, हीट ज्यादा होगा तो दैट मीन्स वहां पर ज्यादा टेम्परेचर ग्रेजुअली बिल्ड करेगा। और ज्यादा टेम्परेचर मतलब अभी हम लोगों ने जाना कि कुछ इग्निशन टेम्परेचर होता है, बेयर मिनिमम इतना टेम्परेचर तो चाहिए होता है। ठीक है। अगला देखिए क्या लिख रखा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। एग्जाम में पीसीएस एग्जाम्स का पूछा गया एक फेवरेट ट्रैक क्वेश्चन है कि जो वैक्स का स्मेल्टिंग होता है ना, ये भाई फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है। ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे कि जो मेल्ट कर जाता है वैक्स, जो पिघल जाता है, ठीक है, और आगे जाकर के जैसे ही कूल डाउन होता है उसका सोलिडिफिकेशन हो जाता है, वो फिर से ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। या इवोपरेट कर जाता है, तो ये सारी चीजें तो फिजिकल चेंजेस हुई। लेकिन बर्निंग ऑफ वेपर ऑन अदर हैंड इज अ केमिकल चेंज, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि बर्निंग ऑफ वैक्स जो होता है या जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, ये फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया है माइकल फाराडे के द्वारा, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह पे भी बहुत सा काम किया हुआ है। ठीक है। अगला देखिए, क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं या उनको रिवर्स भी किया जा सकता है? तो सीधा सा जवाब है भाई, कुछ कुछ चीजों में आ, मतलब हमको लगता है कि ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये रिश्तों की तरह से होते हैं। कुछ रिश्तों को आप क्या कर सकते हैं ना कि मतलब आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई तो कुछ जगहों पे बातें फिर से आप मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स करके अपने को उसी अच्छे पोजीशन में ला सकते हैं। और कहीं कहीं पर बात इतनी बिगड़ जाती है कि भाई अब वो चीजें रिवर्सेबल नहीं रह जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या लिख रखा है कि लेट से आइस मेल्ट कर गया, तो इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर फ्रिज में डाल दीजिए उसी पानी को, वो फिर से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। वाटर इवोपरेट कर गया, लेट से कि वहां का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण हुआ,
और ये वाष्पीकरण आपने एक बड़े ही क्लोज सिस्टम में इस प्रोसेस को कंटिन्यू करा है। तो क्लोज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कोई सा भी भाप बाहर को निकला ही नहीं, तो जैसे ही वो ठंडा होगा वो फिर से क्या हो रहा होगा, कंडेंस बैक इनटू लिक्विड, वो फिर से पानी वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था या ओरिजिनल जो केमिकल था उसको आप नहीं अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेजिटेबल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो फिर आप वो बड़ा वाला वेजिटेबल नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दैट कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप। ठीक है, पॉपकॉर्न को अगर एक बार आपने यूज कर लिया तो वो ओरिजिनल आपके कॉर्न फॉर्म में कभी भी नहीं आपको कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, अब क्या सारे चेंजेस डिजायरेबल होते हैं, मतलब हमारे अनुसार होते हैं, हमारे पर्पसेस को सॉल्व करने वाले होते हैं या नहीं? ठीक है, तो जैसे कि मिल्क कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्ड मतलब हमने बात किया हुआ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये चूंकि हमको सूट करता है तो ये चेंज अच्छा है। ठीक है, वो ऐड आता है ना सर्फ एक्सेल या किसी का कुछ दाग अच्छे हैं, तो सिमिलरली कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, कुछ चेंजेस बुरे होते हैं। ठीक है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अभी आम का सीजन चल रहा है, अगर कच्चे आम पके नहीं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये भी चेंज हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ। कटिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया या कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, ये हमारे लिए डिजायर्ड आपको चेंजेस होते हैं, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये अच्छे। अगला देखिए, कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो हम लोग डिजायर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, पता चला कि रस्टिंग होते होते पूरा हमारा जो लोहे का पुल था वो गिर गया, तो ये डिजायर्ड नहीं है। बचना है, गैल्वेनाइजेशन कर लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए, ग्रीजिंग कर लीजिए, ठीक है, पेंटिंग कर लीजिए। ठीक है, डीके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, कितना अच्छा होता है कि एक टाइम खाना हम लोग बनाते हैं और 20-20 टाइम उसको खाते हैं। ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है, बिकॉज फूड हमारा क्या कर जाता है, डीके कर जाता है, उसके क्वालिटी में, उसके टेस्ट में आपको बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उसका जो ओरिजिनल केमिकल कंपोजिशन है वो भी इवन चेंज कर जाता है। कहने का मतलब ये कि कुछ चेंजेस क्या है वो हमको सूट करते हैं, कुछ नहीं सूट करते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एक चीज जो एक प्रोस्पेक्टिव से अच्छा नहीं है वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव से अच्छा है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड, फूड डिकम्पोज कर गया, सड़ गल गया, तो वो प्राइमा फेसी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसी डिकम्पोज फूड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट या खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी के कारण हमारा क्या होता है कि जो एग्रेरियन प्रोडक्ट है वो ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, some changes occurring over the years due to human activity can have a long term environmental impact। जरूरी नहीं कि हर चेंज अभी के अभी आपको दिख गया, जैसे खाना खराब होता हुआ तो एक दिन में दिख जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट डिटेरिएट करते हुए, जो इन्वायरमेंट है वो डिटेरिएट करते हुए एक दिन में नहीं दिखेगा, इट टेक्स ईयर्स। और यही कारण है कि अगर हम लोग फ्यूल्स को बॉन्ड करते हैं कार्स वगैरह में, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण फिर ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह का समस्या आता है, और फिर दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, अगले में देखिए क्या लिख रखा है, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ठीक है, दो टर्म यहां पर बताया गया है, एक होता है अपर्दन और एक होता है अपक्षय। ठीक है, एक क्या होता है कि वेदरिंग के बारे में देखिए लिख रखा है कि यूजुअली हम लोग क्या देखेंगे, सैंड देखेंगे, सॉइल देखेंगे और स्टोन देखेंगे लाइंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन। बेस ऑफ द माउंटेन में आप देखेंगे कि भैया आपको सेडिमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और सेडिमेंट्स मतलब इनको हिंदी में बोल देते हैं अवसाद, और अवसाद मतलब क्या हो गया, जैसे मिट्टी हो गया, ठीक है, बालू के कण हो गया, या छोटे छोटे महीन कंकर पत्थर हो गए। ठीक है, कैसे ये फॉर्म हुए हैं, तो फिजिकल चेंजेस के थ्रू फॉर्म हुए हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े रॉक्स थे वही छोटे छोटे पीसेस में टूट गए। क्यों टूटे, बिकॉज माउंटेन पे अगर कोई सी भी चीज प्लेस कर रखी गई है तो ग्रेविटी के कारण वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में दूसरे स्टोन्स के साथ उसकी टक्कर होगी, उसकी रगड़ होगी, और फ्रिक्शन के कारण उनमें से बहुत सारी चीजें टूट करके हेयर एंड देयर बिखरेंगी भी। ठीक है, अगला लिख रखा है कि टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ग्रोइंग रूट्स ऑफ द ट्री। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर के कारण क्या होता है ना कि कोई सा भी चीज गर्म होने पर फैलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे के क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है,
तो सीजन आया गर्मियों का, कोई सी भी चीज फैल गई, ठीक है, और जब सर्दियों का सीजन आया तो ये डेल्टी निगेटिव हो जाएगा, वो उसका जो ओरिजिनल शेप था उससे वो सिकुड़ गया। तो अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, यही सालों साल प्रोसेस चलता रहेगा। एक आदमी को खींच के पहले आप लंबा कर रहे हैं, फिर छोटा कर रहे हैं, तो फाइनली क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस होता है वो बहुत आपको क्या हो जाता है, क्षणभंगुर हो जाता है, उसमें टूट देखने को आपको मिलता है, ठीक है। ग्रोइंग रूट्स ऑफ द ट्री, अब भैया ये कैसे रॉक्स की वेदरिंग में काम करती हैं, अपक्षय में काम करती हैं। जब रूट्स कभी भी जमीन में अपने को गहरे धसाती है ना, तो इसी प्रोसेस में वो आसपास की मिट्टी को भी, जो जमीन के अंदर मिट्टी है उसको भी उसके जगह से वो डिस्प्लेस करती है। अब डिस्प्लेस करने के क्रम में फिर से वही दूसरे वो स्टोन्स के साथ संपर्क में फ्रिक्शन या टूट फूट की प्रक्रिया होगी, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक, ठीक है। वाटर का एक बहुत अच्छा सा खासियत होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर के साथ क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग हमको देख करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस और वाटर का क्या यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। वही यहां पर लिख रखा है कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक, ठीक है। अगला लिख रखा है कि वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन द वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर कैन आल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स। वाटर कोई प्योर पानी थोड़े ना होता है, उसमें कुछ कुछ केमिकल होंगे, वो भी रॉक के साथ रिएक्ट करेगा, नया केमिकल फॉर्म करेगा, और वहां से बहुत सारा जो रॉक का ओरिजिनल कंपोजिशन है उसको वो खत्म करता जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर्ड रॉक, जैसे एक बात की गई है बेसाल्ट की, ठीक है। बेसाल्ट में क्या होता है, जो कंटेन आयरन, इसमें बड़ी संख्या में बेसाल्ट में आयरन होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किस कलर का बेसाल्ट होता है, बी से ब्लैक, बी से बेसाल्ट, ठीक है। महाराष्ट्र में चले जाइए, जो काली मृदा है ना, ठीक है, जो ब्लैक सॉइल है, वो इसी बेसाल्ट वगैरह से बना हुआ माना जाता है। contains chemical changes to produce red colored layer, ठीक है। तो भैया आयरन है बेसाल्ट में, वहां पर आप देखेंगे ना कि रेड कलर का एक लेयर वगैरह फॉर्म कर गया है, ठीक है। जैसे ये ओरिजिनल चट्टान है और वहीं पर आप देखेंगे कि भैया रेड कलर का एक आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज बेसाल्ट का एक कॉमन सा कंपोजिशन होता है आयरन, और आयरन में क्या होता है, रस्टिंग होता है। रस्टिंग मतलब वो आपको आयरन ऑक्साइड बना रहा है, और आयरन ऑक्साइड हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ रखा है कि जो रस्ट का कलर होता है ना, वो क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। वहीं जब कॉपर के कलर में चेंज आता है तो वहां पर जो कलर हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है, और सिल्वर के केस में सिल्वर चांदी काला पड़ जाता है, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस अगर रॉक्स में आ रहे हैं, या तो उसके शेप में चेंज हो गया, या फिर कोई नया केमिकल ही सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में बोलते हैं अपक्षय, ठीक है, जो इवेंचुअली लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एक बड़ा सा चट्टान था, धीरे धीरे उसमें टूट फूट हो गया, वो जितना महीन होता चला जाएगा उतनी ही वो महीन मृदा का निर्माण कर देगा, ठीक है। इरोजन, इरोजन क्या होता है भैया, तो अभी हम लोगों ने जाना वेदरिंग मतलब अपक्षय, और इरोजन मतलब होता है अपर्दन, ठीक है। अपर्दन से जो इंडिया का क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में चले जाएंगे ना, चंबल वाले क्षेत्र में, तो वहां पर आपको इरोजन वगैरह बहुत प्रोमिनेंट तरीके से देखने को मिलता है। इरोजन मतलब क्या होता है कि जो भी वहां का सॉइल वगैरह था वो धीरे धीरे क्या हुआ, उस जगह से डिस्प्लेस होता चला गया, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रखा है, फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स, ठीक है। अगर किसी भी रिवर बेड में चले जाएंगे ना, नदी में आप उतरेंगे ना, तो देखेंगे कि जो सैंड है वो बहुत फाइन, बहुत महीन है, ठीक है। ये फॉर्म होता है व्हेन रॉक, पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो जो बेसिक कंपोजिशन वाले सब्सटेंसेस हैं, उन्हीं में जब टूट फूट होता है तो आपको क्या होता है कि बहुत फाइन आपको सैंड देखने को मिलता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह पर जब इसका नेचुरल फोर्सेस के कारण मूवमेंट होता है, नेचुरल फोर्सेस मतलब क्या हो सकता है, विंड हो सकता है या फ्लोइंग वाटर हो सकता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या किया गया, इरोजन या अपर्दन।
कहीं पे भी 100 किलो का एक चट्टान रखा हुआ हो तो जब तक बहुत बड़ा सा हरिकेन नहीं आएगा ना, सुनामी नहीं आएगा ना, वो 100 किलो का पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पहला चीज। दूसरा, इसके पहले हम लोगों ने जाना कि भैया कुछ अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब उसी जगह पर जो भी चट्टान इत्यादि हैं, जो भी रॉक्स वगैरह हैं, उनमें टूट फूट होगा, ठीक है। कुछ फिजिकल केमिकल चेंजेस आएंगे। फिजिकल केमिकल चेंजेस के कारण क्या होता है कि बड़ा सा एक 100 किलो का चट्टान 100 माइक्रोग्राम के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 100 केजी इसका इनिशियल वेट था और अब ये 100 माइक्रोग्राम के छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। तो भाई 100 केजी के चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह उठा के फेंक देने की जो हैसियत थी, जो फोर्स था, उसमें कैपेबल वाटर भी नहीं था और एयर भी नहीं था। लेकिन अब तो सब्सटेंस टूट गया ना छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, ठीक है, बड़ी चट्टान टूट गई। अब हवा और पानी बोलेगा कि बाबू अब बताओ कहाँ तुमको उठा के पटके। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, तो विंड या फ्लोइंग वाटर के कारण ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरोजन या अपरदन, ठीक है। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। वहीं जो रिवर रॉक्स हैं एंड पीबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर, ठीक है। अगला देखिए क्या होता है कि ये प्रोसेस है ना, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। बड़ी चट्टाने, जो बड़ी चट्टाने हैं, ये छोटी चट्टानों में टूटती रहती हैं और फिर वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल। छोटी चट्टानें मिल करके क्या करती हैं कि बड़ी चट्टानों में कन्वर्ट होते रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो इतनी ही छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं। इरोजन और हम लोगों ने वेदरिंग जाना, अपक्षय और अपर्दन जाना, कुछ हम लोगों ने जाना कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। कुछ पिछली क्लास की चीजों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, विनेगर इत्यादि को भी हम लोगों ने रिवाइज किया। और दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। आप लोग थोड़ा, जिन तक भी ये रिच है, आई नो कि भाई मेरा चैनल छोटा है तो उतना रिच नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि भैया बहुत और तेजी से, मतलब हमको और प्रायोरिटाइज करके और सारे चैप्टर एक ही दिन में कराने चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा मेरा भी मोरल बूस्टअप इज जरूरी। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, एक बार कमेंट कर सकते हैं कुछ, अगर आपके कंसर्न है तो उसको कर देंगे, और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को भेजने का कृपा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। हेलो।